हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज का उसी कंपाउंड सेंटेंस का तीसरा रूल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दो रूल्स आप पढ़ चुके हो, यूज ऑफ कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तीसरा रूल्स हम इसी में पढ़ते हैं, यूज ऑफ alternative conjunction। अल्टरनेटिव कंजंक्शन चयन सूचक संयोजन। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, जिसे हम चयन सूचक या वैकल्पिक सूचक संयोजक भी कहते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज कहां किया जाएगा? जब आपको सेंटेंस में दो ऑप्शन दिए जाए, जहां पर दो आपको ऑप्शन दिए गए हो जिनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना हो, या जहां पर दो कार्य में से कोई एक कार्य, तो ऐसी कंडीशन में ही हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कंजंक्शन के प्रयोग में एक और चीज होती है कि मोस्टली इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब आपका वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस में हो, इंपरेटिव का मतलब स्टार्ट विद वर्ब, जिसकी स्टार्टिंग आपका वर्ब से डायरेक्ट हो, जिसमें प्रार्थना, निवेदन, सलाह या सुझाव दिया गया हो, जैसे कम हियर, गो देयर, डू योर वर्क, यही आपका क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब आपका वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में हो और आपको दो में से किसी एक चीज का सिलेक्शन करना हो, चुनाव करना हो, या दो कार्यों में से कोई एक कार्य होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम चयन सूचक संयोजक या जिसे हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं, चयन सूचक संयोजक का प्रयोग करके हम उन्हें बना सकते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन तुम्हारे चार होते हैं। इसमें आपका और, अथवा, अदरवाइज, अन्यथा, आइदर आर, या तो या, और, अथवा, अदरवाइज, अन्यथा, आइदर आर, या तो। ये जो तीन आपको कंजंक्शन लिखे गए, इन तीनों का यूज एक जैसा होता है। जब आपके दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना हो, या जब दो कार्य में से किसी एक कार्य को करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे और का यूज करें, चाहे अदरवाइज का यूज करें, चाहे आइदर आर का यूज करें। मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो आपका इंपरेटिव में होता है। फर्स्ट सेंटेंस आपका इंपरेटिव होगा और दूसरा आपका असर्टिव होता है। जैसे आपका दिया है वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं। ये सेंटेंस आपका कैसा है? वर्क हार्ड डायरेक्ट किससे स्टार्ट हुआ? वर्ब से। तो ये बेटा आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जब कभी भी आपका कोई सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो, जिसमें सब्जेक्ट का यूज ना हो, तो उसे ही इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप इस सेंटेंस को दो ऑप्शन दिया गया,
कि कठिन परिश्रम करिए पास हो जाइए, और अगर नहीं कठिन परिश्रम करेंगे तो क्या होगा, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं। तो जब कभी भी आपको इस तरह का ऑप्शन दिया जाए तो इन तीनों में से किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, और यू विल नॉट पास, अथवा आप पास नहीं। इसी को हम दूसरे कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, वर्क हार्ड, और किधर जगह हमने अदरवाइज लगा दी, कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप पास नहीं होंगे, यू विल नॉट पास। इसी को हम आइदर आर का प्रयोग करके बना सकते हैं। आप करें यहां आर का प्रयोग है ही है, इसका मतलब इसके पहले ही हमें क्या आइदर का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको हो गया आइदर यू वर्क हार्ड, या तो आप कठिन परिश्रम करिए। आइदर के साथ आप हमने यू क्यों लगाया, बड़ा रूल्स होता है कोई भी कंजंक्शन विदाउट सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। तो आइदर और इंपरेटिव में आपका यू सब्जेक्ट जो है वो साइलेंट होता है, ना तो उसका हम यूज करते हैं ना तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डायरेक्ट वर्ब से लिखते हैं। लेकिन अगर आप कंजंक्शन यूज कर रहे हैं तो आप यू को यूज कर सकते हैं। आइदर यू वर्क हार्ड, या तो आप कठिन परिश्रम करिए, अथवा क्या होगा, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं। इस तरह से आपने देखा कि एक ही प्रकार के सेंटेंस में आपने तीनों का यूज कर लिया। आइदर आर से भी आपने वो सेंटेंस बनाया, अदरवाइज से भी आप उसे बना सकते हैं, आपने बनाया, और आज से भी आप उस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जब कभी भी दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया जाए या दो कार्य में से कोई एक कार्य किया जाए तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप इन तीनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। एक और दूसरा उदाहरण भी, जैसे ने कहा कम टू टाइम, समय से आइए। दूसरा सेंटेंस है आपका डोंट कम एट ऑल। कम टू टाइम समय से आइए, डोंट कम एट ऑल कभी मत आइए। तो देखो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि समय से भी आए और कभी ना। तो दो में से आपको एक ऑप्शन दिया गया है, या तो आप समय से आइए अथवा आप कभी मत आए। आपका वाक्य भी कैसा है, इंपरेटिव है। अब इसी सेंटेंस को आप चाहें कम टू टाइम और से जोड़ दें, और डोंट कम एट ऑल समय से आइए अथवा कभी मत आइए। इसी और की जगह आप क्या अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं कि कम टू टाइम समय से आइए, अन्यथा डोंट कम एट ऑल कभी मत आइए। और इसी को हम आइदर से भी बना सकते हैं, आइदर यू कम टू टाइम, या तो आप समय से आए अथवा डोंट कम एट ऑल अथवा कभी मत। तो आपने देखा कि मोस्टली इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होंगे जहां पर इनका यूज करना होगा, ऐसे सेंटेंस आपको हमेशा फर्स्ट आपका इंपरेटिव में होता है और दूसरा आपका कंप्लीट सेंटेंस होता है, या आपका इंपरेटिव में ये भी हो सकता है लेकिन वो दूसरा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि दो में से हमें एक ही सेलेक्ट करना है। तो ये था आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसी अल्टरनेटिव कंजंक्शन में नाइदर नॉर का भी यूज होता है। तीन आपके लिए हो गए जिनका यूज सेम एक जैसा होता है। इसी में आपका नाइदर नॉर भी आता है। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना।
ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी एक निगेटिव कंजंक्शन होता है, ना तो ना जो निगेटिव सेंस देता है, इसलिए इसके साथ हम कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये ऑलरेडी खुद निगेटिव है तो इनके साथ अगर हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। अब देखो नाइदर नॉर का प्रयोग किस कंडीशन में होता है, जब आपका दोनों कार्यों में से कोई भी कार्य ना, अर्थात जब दो ऑप्शन में से किसी भी एक भी ऑप्शन का आप चुनाव ना कर पाए, दो में से किसी का चुनाव ना किया जाए, या दोनों ही वाक्य आपके निगेटिव हों, तो ऐसे में आप नाइदर नॉर का ही प्रयोग करेंगे, जहां पर ना दो में से कोई ना तो ऑप्शन आपको चूज करने के लिए फ्रीडम हो, या दो कार्य में से कोई एक कार्य भी करने की आपको फ्रीडम ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं और ये आपका निगेटिव होता है, इसलिए इनके साथ हम कभी नॉट का प्रयोग नहीं करते। इनका यूज देखें, जैसे आपका दिया है ही डिड नॉट बाय अ पेन, उसने एक पेन नहीं खरीदा। He did not buy a book also, उसने एक पुस्तक भी नहीं। अब आपने देखा बेटा यहाँ डिड नॉट दोनों में है, सब्जेक्ट आपका सेम है, केवल क्या है वर्ब, ए पेन अ बुक, ये आपका डिफरेंस है, बाकी यहां तक आपका सेंटेंस कॉमन है। अब देखो दो कार्य में से कोई कार्य नहीं हुआ, ना तो उसने पेन खरीदा और न ही उसने बुक खरीदी, तो कहने का कोई कार्य नहीं हुआ, दोनों निगेटिव कार्य हो गए। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या जो है नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं, जो चीज कॉमन हो उसको कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा ही, अब इसको पॉजिटिव बना लो, बाय का सेकंड फॉर्म क्या हो गया बॉट, ही बॉट, और जो डिफरेंस है इसी डिफरेंस नाउन के पहले ही हमें क्या करना है, ये कंजंक्शन लगा, ही बॉट नाइदर, अब उसने ना तो एक पुस्तक खरीदी, नॉट अ पेन, और न ही एक पेन खरीदा। अब आपने देखा दोनों कार्य में से कोई भी कार्य नहीं होगा, उसने ना तो एक बुक और न ही एक पेन खरीदा, तो ये आपका नाइदर नॉर करेगा। कभी कभी इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं और उसमें भी आपका नाइदर नॉर का प्रयोग होता है, जैसे हमने कहा डोंट मेक अ नॉइज, डोंट डिस्टर्ब द क्लास, आप शोरगुल मत करिए, आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। यहां पर आपने देखा डोंट दोनों ही वाक्य क्या है निगेटिव है, इन्हीं को हटाकर हम क्या नाइदर का यूज करें। इंपरेटिव है तो हमने बताया इंपरेटिव में यू आपका साइलेंट होता है, जो हम लिखते हैं नाइदर यू क्या हो गया मेक अ नॉइज, ना तो आप शोरगुल करिए और ना ही नॉट डिस्टर्ब द क्लास, और न ही क्लास को आप डिस्टर्ब करें। यहां पर भी आपने देखा कि दोनों ही वाक्य क्या है निगेटिव है, दो में से कोई कार्य नहीं हुआ, दो में से किसी को भी चूज नहीं किया गया, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप नाइदर नॉर का यूज करेंगे। नाइदर नॉर ऑलरेडी निगेटिव कंजंक्शन होता है, इसलिए इनके साथ हमें हमेशा पॉजिटिव या जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं हमेशा इनके साथ यूज किया जाता है। तो ये बेटा आपको हमने पढ़ाया कंपाउंड सेंटेंस बनाने में यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग। अब इसके बाद आपका 4 रूल्स इसमें जो है वो आपका है यूज ऑफ इलेक्टिव कंजंक्शन।
यूज ऑफ इलेक्टिव कंजंक्शन, जिसे हम परिणाम सूचक संयोजक कहते हैं। परिणाम सूचक संयोजन नाम से क्लियर है। परिणाम यूज ऑफ इलेक्टिव कंजंक्शन का मतलब हुआ परिणाम सूचक संयोजन। तो बहुत से क्लियर है कि जब किए गए कार्य का परिणाम दिया, अब वो परिणाम पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जब किसी किए गए कार्य का परिणाम पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इलेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इट्स क्लियर व्हेन द रिजल्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन बोथ कंडीशन इलेक्टिव कंजंक्शन विल बी यूज्ड। अब इसमें बेटा हमें 4-5 पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका शो इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा इजी भी है इनका यूज करना। शो आता है, देयरफॉर आता है, दस इस प्रकार, इस प्रकार। इन तीनों का यूज किसके लिए होता है? पॉजिटिव रिजल्ट से। पॉजिटिव रिजल्ट जब किए गए कार्य का परिणाम पॉजिटिव होगा अर्थात कार्य के पक्ष में होगा, तो तीनों में से आप किसी का भी कार्य कर सकते हैं। ये जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और तीनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। जिससे भी हमने आपको थर्ड रूल्स में भी पढ़ाया। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आते हैं और इसी में हम पढ़ेंगे फॉर बेटा आपका कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन के रूप में जब इनका यूज होता है तो हम इनका यूज कॉस्ट के लिए भी करते हैं, टाइमिंग के लिए भी करते हैं। लेकिन जब इनको हम एज ए कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, इनका प्रयोग यूज फॉर रीजन कारण के लिए किया जाता है। कहने के लिए जो आपका पॉजिटिव परिणाम आया, उस पॉजिटिव परिणाम का कारण क्या है? तो किसी भी रिजल्ट्स का कोई ना कोई कारण होता है और किसी भी कारण का कोई ना कोई परिणाम होता है। तो ये दोनों ही सो एंड फॉर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स में पूरक। अगर एक हम भूल जाते हैं, सपोज दैट हम इन सबको भूल गए और पॉजिटिव रिजल्ट्स आया, तो हम सेंटेंस को आगे पीछे करके उसे हम रीजन यूज फॉर रीजन के लिए जो फॉर का यूज किया गया, जिसका अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज का सेंस देता है। लेकिन बिकॉज हमारा कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन होता है, इसलिए बिकॉज का यूज हम कंपाउंड में नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास कंपाउंड में क्योंकि के सेंस में अर्थात रीजंस के लिए फॉर हमें मिला है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जैसे कोई भी हमने कहा ही वाज सेंटेंस, ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा गया। ही वाज क्रिमिनल। उसे जेल भेजा गया। जेल भेजने का कारण क्या? कि वह अपराधी था। अब अगर आप इधर से देखें तो यहां पर रीजन दिया गया कि जेल भेजने का कारण था कि वह अपराधी था। अगर इधर से हम बनाते हैं कि ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि अब आप यहां फॉर का यूज कर सकते हैं। ही वाज क्रिमिनल, क्योंकि वह अपराधी है। और इसी सेंटेंस को सपोज दैट आप फॉर भूल गए और ये आपको कंपाउंड बनाना है, इसी को क्या करें? सेंटेंस को आगे पीछे कर दें तो ये देखो आपका इससे जुड़ जाएगा। ही वाज क्रिमिनल
वह क्रिमिनल था। फिर परिणाम क्या हुआ? इसलिए he was sent to jail, इसलिए उसे जेल। तो आपने देखा कि ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, पूरक होते हैं। बस हमें सेंटेंस को क्या करना है, आगे पीछे करके उससे बैलेंस करना है, और दोनों का यूज हम एक दूसरे सेंटेंस में कर सकते हैं। और भी आप दूसरा उदाहरण लिख लें। सी वाज पुअर, वह गरीब थी। सी कुड नॉट बाय अ कार, वह गरीब थी, वह एक कार नहीं खरीद सकती। अब देखो गरीबी का परिणाम क्या हुआ कि वह एक कार नहीं खरीद सकती। अब इससे क्या हो जाए, इधर से अगर हम जोड़े सी वाज पुअर, वह गरीब थी, इसका परिणाम क्या हुआ? सो सी कुड नॉट बाय अ कार, इसलिए वह एक कार नहीं खरीद सकती क्योंकि वो गरीब थी। और उसको अगर हम पहले कर दें, सी कुड नॉट बाय अ कार, वह एक कार नहीं खरीद सकती थी। क्यों? फॉर, क्योंकि सी वाज। अब आपने देखा कि एक ही सेंटेंस हम दोनों से बना सकते हैं। अब बड़ा है सो की जगह आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते हो, दस का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, और तीनों का यूज हम एक जैसा कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि यूज ऑफ रिलेटिव कंजंक्शन में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट आपके कंजंक्शन है। अगर सो और फॉर आपको याद है तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए सो का यूज कर सकते हैं, और रिजल्ट के लिए आप फॉर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका यह 4 रूल्स भी मैंने जो है आपको पढ़ाया कि यूज ऑफ रिलेटिव कंजंक्शन। अब इसी में थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं कि कभी कभी क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज कभी कभी कंपाउंड सेंटेंस में आ जाता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आप इसे डिटेल्स में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें तो टोटल वही है, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में आप टोटल क्वेश्चन वर्ड या जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं उसे ही हमें पढ़ना है। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संबंध सूचक सर्वनाम जिसे हम कहते हैं। संबंध सूचक का मतलब होता है वह प्रोनाउन जो दो नाउन के बीच में एक संबंध को क्रिएट करते हैं, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, सब जिसे हम कहते हैं संबंध सूचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसमें आपका वेयर होता है, वेयर मीन्स जहां या वहां। यही वेयर अगर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कहां। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहां काम करते हैं। वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहां हैं। तो जब इनका यूज एज ए इंट्रोगेटिव के रूप में किया जाता है तो इनका अर्थ कहां होता है, लेकिन यही वेयर, ठीक है, जब आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, लाइक एज कनेक्टर के रूप में किया जाता है, एक कंजंक्शन के रूप में किया जाता है, या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, तो इन्हीं का सेंस बदल करके क्या हो जाता है? जहां या वहां। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यूज फॉर प्लेस, स्थान के लिए किया जाता है। जहां पर भी स्थान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाए या ली जाए या वर्णन किया जाए
तो ऐसी कंडीशन में प्लेस के लिए हम वेयर या जो है वेयर का प्रयोग करते हैं, जिसके सिंबल के रूप में आपको हियर या देयर का प्रयोग सेंटेंस में मिलता है। यही दो आपके सिंबल है जो प्लेस के लिए यूज होता है। तो वह कहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, वह वहां जाता है, यहाँ वहां, यही दो हमारे इसके सिंबल हैं। तो जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में हियर या देयर का प्रयोग मिले, वहां पर हमें क्या वेयर का प्रयोग करना। और रिलेटिव प्रोनाउन की एक और खासियत होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड आफ्टर दैट नाउन टू विच इट इज क्वालिफाइड। वो उसी नाउन के बाद प्रयोग किया जाता है जिससे उसका संबंध होता है। तो जस्ट उस नाउन के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जिसके लिए उनका प्रयोग किया गया है। उदाहरण आप देखें, जैसे हमने कहा आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। क्यों गया? हियर आई सॉ द ताज, और यहां मैंने ताजमहल। अब देख रहा है यहां पर आई वेंट टू आगरा, ये आपका क्या है? मुख्य वाक्य है। मैं आगरा गया, यहां का मतलब कहां? आगरा। तो ये किसके लिए यूज होगा? आगरा। आगरा क्या है? प्लेस है। अब यहां के बजाय क्या हो जाएगा? जहां। यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन की खूबसूरती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया जहां। अब यही आप वेयर का यूज करें। आई सॉ द ताज, जहां मैंने ताजमहल देखा। इसी तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि ही वेंट टू विलेज, वह गांव गया। देयर हिज ग्रैंडफादर लिव्ड, जहां उसके दादाजी रहते थे। तो उसके दादाजी कहाँ रहते थे? गांव में। तो ही वेंट टू विलेज वेयर हिज ग्रैंडफादर लिव्ड। इस तरह से जहां कहीं भी हियर या देयर का प्रयोग मिले तो क्लियर है इनका प्रयोग किसी न किसी प्लेस से ही इनका संबंध होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उसी प्लेस के जस्ट बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा वेयर यूज फॉर प्लेस, स्थान के लिए प्रयोग होता है। पहचान के लिए इस तरह के सेंटेंस में आपको हियर और देयर जरूर मिलेगा। और वेयर ठीक उस प्लेस के बाद आपको यूज करना है जिनके लिए इनका प्रयोग किया गया है। इसी में दूसरा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हु। हु का मतलब होता है जो, या जिसने, या जिन्होंने। और यही अगर हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन में ना पढ़कर अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो हु का मतलब कौन होता है। क्वेश्चन वर्ड के रूप में पढ़ते हैं तो कौन होता है? हु इज कमिंग, कौन आ रहा है? हु इज गोइंग, कौन जा रहा है? हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है? लेकिन यही हु जब एक कनेक्टर के रूप में कार्य करता है, मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, जिसका सेंस आपका जो, जिसने या जिन्होंने से हो जाता है। इनका यूज किसके लिए होता है? यूज फॉर पर्सन, ओनली यूज फॉर पर्सन। हु का प्रयोग केवल व्यक्ति के लिए होता है। व्यक्ति के अलावा लाइफलेस थिंग, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए इनका हम यूज नहीं कर सकते। हु का प्रयोग आप केवल जो है व्यक्ति के लिए करेंगे, और वो भी इट इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। हु का प्रयोग हमेशा आप कर्ता कारक के रूप में ही करेंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है। हु अपने आप में एक कंप्लीट कर्ता होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो ये एज ए नॉमिनेटिव केस, एज ए कर्ता कारक के रूप में यूज होता है। और ओनली यूज फॉर पर्सन, केवल व्यक्ति के लिए आप इनका यूज करते हैं। पहचान के लिए भी ऐसे वाक्यों में अब व्यक्ति की बात हुई तो सी भी आ सकता है, ही आ सकता है, या किसी का नेम भी आ सकता है। दे भी आ सकता है, अगर प्लूरल है दे भी आ सकता है। प्रोनाउन तो ही, सी, दे आता है या किसी का नाम आता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसी कंडीशन में हु का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वो क्या था?
अंदर था। अब देखता ही किसके लिए डिनोट्स हुआ? मैन के लिए आया। मैन की क्या क्वालिटी थी? ब्लाइंड। तो अब इसका सेंस ही का ही किसके लिए? मैन के लिए हुआ। तो हम दो बार क्यों यूज करेंगे? हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो क्या बता? ऐसा मैंने एक आदमी देखा जो, अब यहीं पर क्या? हु वाज मैन, जो क्या था? अंदर था। ये आपका सेंटेंस बना। तो ऐसा मैन हु वाज मैन, और हु यूज फॉर पर्सन किसके लिए? मैन के लिए। और जस्ट उसी नाउन के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करोगे जिनके लिए उनका प्रयोग किया है। तो ये आपका हो गया हु का प्रयोग। अब इसी में तीसरा जो शब्द आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विच। विच का मतलब भी होता है जो या जिसे। अब जो का मतलब ये भी, जो का मतलब ये भी सेंस देता है। लेकिन हु और विच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस होता है, हु का यूज केवल पर्सन के लिए होता है, यूज फॉर पर्सन, व्हाइल विच इज यूज्ड फॉर बर्ड्स, एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स। विच का प्रयोग आप पक्षी के लिए, जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। तो इनका यूज किसके लिए होगा? यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स, निर्जीव वस्तु के लिए, बर्ड्स पक्षियों के लिए और एनिमल्स जानवरों के लिए। सिंबल क्या होगा? इट। और आप जानते हो इन सभी के लिए आपका इट प्रोनाउन यूज किया जाता है। बर्ड्स के लिए भी हम इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, एनिमल्स के लिए भी हम करेंगे और थिंग्स के लिए भी करते हैं। इट इज अ पेन, इट इज अ ब्लैक बोर्ड, इट इज अ बर्ड। तो इट का प्रयोग, इट के लिए हमारा प्रोनाउन बर्ड्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, थिंग्स के लिए भी आपका इट प्रोनाउन ही आता है। तो अगर हमारे वाक्य में इट प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसे हटाकर आप विच का प्रयोग करें, क्योंकि विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु, पक्षी और जानवरों के लिए ही किया जाता है। जैसे आपका उदाहरण देखें, आई हैव अ वॉच, कहीं मेरे पास एक घड़ी है। इट गिव्स करेक्ट टाइम, यह सही समय बताती है, करेक्ट टाइम। अब देखो इट किसके लिए आपका यूज? वॉच के लिए। कौन सही समय बताती है? घड़ी। तो इट यूज फॉर वॉच। अब ये क्या होगा? बनेगा सिंपल, आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। इसी को हटाकर, क्योंकि वॉच के जस्ट बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन लाना है, विच। आपको हो गया गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय बताती है। तो ये आपका क्या बन गया? आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। इसलिए बेटा मैंने आपको इसी कंपाउंड में थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी जानकारी दी, क्योंकि कभी कभी आपको इनसे संबंधित भी एक दो क्वेश्चंस जो है आपको उसमें फंसेंगे। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ।